We are live now. अस्सलाम वालेकुम सारे देखने वालों को मेरी जानिब से और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान की जानिब से बहुत खुशामदीद। मेरा नाम शाज़िया रफ़ीक है एंड आई एम वर्किंग एज ए काउंसलर विद माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो एक ट्रेडिशन है हमारी कि हम लाइव सेशंस का इनेकाद करते हैं और लाइव सेशन में हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे स्टडीज़ के लिए, वर्क के लिए, किसी भी सिलसिले में, वो जब मुल्क से बाहर जा रहे हो तो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनका डिसीजन जो है फ्यूचर में उनके लिए बेनिफिशियल हो। जो आज का हमारा लाइव सेशन है, ज़रा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारा आज का लाइव सेशन हमारे एक प्रीवियस लाइव सेशन की ही एक नेक्स्ट एपिसोड है और ये लाइव सेशन हमारे रेगुलर लाइव सेशन से थोड़ा हट के इस सिलसिले में है कि इस लाइव सेशन में हम उन पाकिस्तानियों के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त दूसरे ममालिक में मौजूद हैं लेकिन वो लीगल तरीके से वहाँ नहीं गए। तो उन लोगों के बारे में बात करने के लिए कि वहाँ पर उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनको किन मसाइल का सामना है, क्या उन्हें ये डिसीजन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, इस सिलसिले में हमने आज इस लाइव सेशन का आगाज़ किया है और इसमें हम ना सिर्फ इस पे बात करेंगे कि वो पाकिस्तानी स्पेशली जो ग्रीस में हैं और इनलीगली रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी वहाँ पर कैसी है, बल्कि ये कि जो हमारा मीडिया है, स्पेसिफिकली जो पाकिस्तानी मीडिया है, वो अपना इस सिलसिले में क्या रोल प्ले कर रहा है। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है जावेद लोच ने। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने अपने वहाँ से इन्होंने ग्रीस से हमें ज्वाइन किया है अपने टाइम में से, स्पेशली इस लाइव सेशन के लिए इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इनका मैं थैंक यू वेरी मच। इनका मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवाती चलूँ कि जावेद लोच जो हैं वो ग्रीस में तकरीबन 14 साल से रह रहे हैं और इन्होंने वहाँ पर एक अपना टीवी चैनल भी स्टार्ट किया है, बोलो टीवी ग्रीस के नाम से। उसका मकसद ये था कि जो पाकिस्तानी स्पेसिफिकली ग्रीस में रहते हैं उनके मसाइल को सामने लाया जाए। फिर इन्होंने फर्दर उसको एक्सटेंड किया कि जो यूरोप में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके मसाइल के बारे में बात करने के लिए, और अब पाकिस्तान में भी इनका जो चैनल है वो रिपोर्टिंग करता है। इसके साथ साथ जो ग्रीस में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्लब है, ये उसके क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इसको लेकर इनकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई एम श्योर कि जो लोग आज इस हमारे लाइव सेशन को जो ज्वाइन करेंगे और सुनेंगे उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में तारुफ करवा दूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम हमारे माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के इस लाइव सेशन को में शिरकत कर रहे हैं, देख रहे हैं। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जिसके बनाने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि वो सही तरीके से प्रॉपर चैनल से मुल्क से बाहर जाए ताकि फ्यूचर में उन्हें किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर 4 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें काउंसलिंग है, जिसमें रेफरल है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन है एंड कम्युनिटी सेशन है। और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जो सारी सर्विसेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारा मकसद यही है कि जब आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो जाने से पहले आप पूरी तरह इन्फॉर्म्ड हो और सही तरीके से जाएं। और ना सिर्फ ये कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग जाना चाह रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बल्कि जो लोग और वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, अगर बाहर रहकर वहाँ खुदा न खास्ता उन्हें किसी किस्म के मिसाल का सामना करना पड़ता है तो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर उनको उन इदारों तक पहुँचाता है जो उनके उन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा तारुफ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का। अब मैं चाहूँगी कि मैं आज के टॉपिक को बाकायदा इसका आगाज़ करूँ और जो हमारे मौजूद गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, मैं उनसे बातचीत स्टार्ट करूँ। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक है आज ग्रीस में जो इलीगल पाकिस्तानी रह रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कि आपके ग्रीस में कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो वहाँ पर इलीगली इस वक्त रह रही है, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया और उन पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने का मुझे आज ये दूसरी तीसरी दफ़ा ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन अपने भाइयों की आवाज़ बन सकूँ। देखिए, इस वक्त जो ग्रीस के अंदर
पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो तकरीबन 70,000 के लगभग है तकरीबन टोटल, जी उसमें लीगल भी है अनलीगल भी है। अगर हम लोग अनलीगल की बात करें तो मैक्सिमम 30,000 के लगभग इस मैक्सिमम एक आइडिया है, ये कोई 100% नहीं है, एक आइडिया है कि 30 से 35,000 के लगभग लोग जो हैं वो अनलीगल है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ग्रीस जो है वो यूरोप का एक दरवाजा है, पहला दरवाजा जहाँ पे लोग इंटर होते हैं गैर कानूनी तरीके के साथ। तो यहाँ से फिर आगे वो लोग मूव करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। तो इसलिए यहाँ पे आमदोरफ्त जो है वो लगी रहती है। लेकिन जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त ग्रीस और तुर्की का जो बॉर्डर है वो सील है और वहाँ पे सिक्योरिटी काफी मजबूत उन्होंने कर दिया है। उसमें यूरोपीय यूनियन जो है उसने अपना कलीदी किरदार अदा किया है और दूसरी तरफ से तुर्की ने जो है वो उस पे काफी एक्शन लिया हुआ है। तो अनलीगल जो है वो पाकिस्तान से तो लोग आ जाते हैं जी कि हम लोग तुर्की जा रहे हैं, तुर्की से आगे बआसानी हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन अब उन लोगों को आगे आना जो है उनके लिए एक मुश्किल हो गया है। 100 में से अगर मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बताऊं, 100 में से आप 2% के लिए लोग पहुंच पा रहे हैं, वो भी मुश्किल। और ये इनकी बहुत खज्जल हो के वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है ग्रीस की। जो कम्युनिटी है जो यूनान में इस वक्त लोग मुकीम हैं, उनकी तादाद मैंने आपसे शेयर कर दी है। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं इसी सिलसिले में, जिस तरह भी आपने कहा कि अगर 100 लोग पाकिस्तान से इलीगली यानी डंकी लगा के यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुर्की के बाद वहां जाने की कोशिश करें, तो उनमें से आपने कहा कि 2 लोग ही वहां तक पहुंच सकेंगे। जी चलिए अगर बिल्कुल हम ऐसे ही। एग्जांपल लेते हैं कि जी पाकिस्तान से, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से इलीगल जाने का ट्रेंड स्पेशली यूरोप की तरफ बहुत है, और उसका रीजन सिर्फ ये है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उनको लगता है जी कि शायद लीगल चैनल अवेलेबल नहीं है, उसमें हमारा पैसा ज्यादा लगेगा, और दूसरा जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बस एक दफा आप यूरोप पहुंच जाओ उसके बाद आपके लिए कोई मसला नहीं है। ऐसे तो ही है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़का है, एक नौजवान है, 20-21 साल का है, उसने मैट्रिक किया हुआ है, उसका कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो अपने दोस्तों की बातों में आ गए हैं, या उसको एक एजेंट ने सब्ज बाग दिखाए हैं कि हम लोग डंकी लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम यूरोप जा रहे हैं, तुम्हें यूरोप पहुंचा दूंगा, एक दफा पहुंच जाओगे, कोई मसला नहीं है। अब वो नौजवान जिसका वर्क एक्सपीरियंस भी कोई नहीं, उसकी तालीम भी सिर्फ मैट्रिक है, उसको सिर्फ या उर्दू बोलनी आती है या पंजाबी बोलनी आती है। अब वो पहुंच गया है यूरोप, ठीक है, यूरोप में उसने पहले तुर्की पहुंचा, अब उसके बाद ट्रैवलिंग करके, जो उनका आपको भी अंदाजा है, हमें भी पता है कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो अब पहुंच गया जी ग्रीस बिल्कुल। में। अब वो एजेंट उसको छोड़ के चला गया, अब वो ग्रीस पहुंच गया। अब उसकी क्या जिंदगी होगी, आप बताएं कि उसके साथ क्या होगा। कि वो इलीगल है, उसके पास कोई पेपर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लीगली काम नहीं कर सकता, तो क्या उसकी जिंदगी होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, होता यह है कि जो लोग अनलीगल यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनके लिए मुश्किलात के पहाड़ जो हैं वो आगे मौजूद होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग इजी वहां पे पहुंच जाएंगे, हमें जाते साथ वहां पे जनाब जॉब्स मिल जाएंगी, ये उनके वो ख्वाब हैं। और समझ लें कि जिंदगी गुजारना जो है वो एक मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक डर उनको ये भी होता है कि जब हम यहाँ पे अनलीगल, जाहिर बात है अनलीगल जो इंसान पहुंचता है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और इस वक्त ग्रीस का जो कानून है वो भी यही है कि जो बगैर पेपर के पकड़ा जाता है उसको 18 माह तो कन्फर्म सजा मिलनी है। उसके बाद जेल। पुलिस चाहे, हाँ जी, पुलिस चाहे तो उनको डिपोर्ट भी कर सकती है, और हो भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, ये भी हो रहा है। ये कुछ दिन पहले एक जहाज जो है वो यहाँ से वो पाकिस्तानियों का गया है, बांग्लादेश के लोग जो हैं उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं, और दीगर कंट्रीज के लोग जो हैं उनको भी यहाँ से डिपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। तो ये चीजें जो है ये भी उन लोगों जो अनलीगल आते हैं उन लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए
اور یہ مشکلات جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے میری بات سنیں, میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ پاکستان سے چلتا ہے, اس کی بات ہوتی ہے اپنے ایجنٹ کے ساتھ, وہ نکلتا ہے وہاں سے, اس کی بات ہوتی ہے جی کہ وہ 4 لاکھ میں اس کو ترکی لے کے آئے گا. ایک بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, 4 وہ وہاں تک دے کے آ گیا. اب ترکی سے یونان آنے کے لیے لوگ جو ہے وہ 8-8 لاکھ روپیہ بھی دے رہے ہیں لیکن نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہ چیزیں بھی ہمیں, دیکھیں میں میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں, میرے پاس انفارمیشن جو ہے وہ آتی رہتی ہیں, مختلف اخبارات میں بھی ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں, گریس میڈیا جو ہے وہ بھی ہم لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا پاکستانی میڈیا ہے, اس کے اوپر ہم لوگ خود بھی وہ خبریں جو ہیں وہ بنا کے بھیجتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں اور انفارمیشن بھی دیتے ہیں کہ خدا را کوشش کریں. اگر دیکھیے 4 لاکھ اس بندے نے وہاں پہ لگا دیا, 8 اس کا آگے لگ جانا ہے. وہ یعنی کہ یہاں سے ترکی سے آگے وہ یورو کا حساب لگاتے ہیں, وہ پاکستانی پیسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پاکستانی پیسہ ان کا ترکی تک وہ ان کا جو وہ طے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, وہ 4,000 یورو, 3500 اور سمجھ لیں کہ 4,000 سے اوپر بھی وہ لوگ لے رہے ہیں. اچھا وہ اماؤنٹ کتنی بن جاتی ہے, وہ اماؤنٹ تقریباً 8 لاکھ سے اوپر بن جاتی ہے. تو 4 وہ پہلے لگا کے آئے, 8 یہ ہو گیا ان کا, 12 سے 13 لاکھ روپیہ یہ خرچہ ہو گیا. اچھا اب گریس گورنمنٹ نے ایک سمجھ لیں کہ ورک پرمٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. اچھا ورک پرمٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے کہ جو کھیتی باڑی کا کام ہے اس حوالے سے. تو اگر ہمارے لوگ جو وہاں پاکستان سے ان لیگل ٹرائی کرتے ہیں اور اتنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں, وہی لوگ گریک ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ چاہیں, وہاں پہ ٹوٹل انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اگر ان کا یہاں پہ کوئی جاننے والا ہے یا کوئی رشتہ دار یا کوئی کزن, تو وہ اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کی رہنمائی لے کے تو یہ پروسیجر لیگل طریقے سے وہ کر سکتے ہیں اور ان کے پیسے بھی کم لگیں گے اور وہ آئیں گے بھی لیگل. 5 سال کا ان کو ورک پرمٹ جو ہے وہ گریس گورنمنٹ دے گی. اچھا ایک چیز اور, یہ نہیں کہ صرف یہ گریس گورنمنٹ دے رہی ہے, اسپین میں لوگ جو ہے, اسپین گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کو بھی وہاں پہ ورکر کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جرمنی میں ورکرز کی ضرورت ہے. تقریباً اب یورپ کے تمام ممالک میں لیگل وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ لیگل لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں. دیکھیں ان لیکن لیگل, جی 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 سوری میں دوسری سائڈ پہ چلا گیا تھا. میں آپ پوائنٹ پہ آتا ہوں, گریس پہ آتا ہوں. جو لوگ ان لیگل آتے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو رہائش کی پرابلم سب سے پہلے ہے. سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ان کی رہائش اور ان کا کھانا پینا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں اگر آپ ان لیگل آئے تو لیگلی طور پہ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا اور اس کو کہتے ہیں جی کہ میں نے رہنا ہے, تو اس کو وہ وہاں پہ وہ بتانا پڑتا ہے, یعنی کہ اس کا وہ جو ریزیڈنس گھر کا وہ ہاں پرمٹ. ہاں جو سمولیو ہوتا ہے گھر کا, اس کے اوپر اس کو وہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس اتنے عرصے سے یہ رہ رہا ہے, یا اس کا کچھ نہ کچھ وہ لیگل جو ہے وہ وہاں پہ بتانا پڑتا ہے. لیکن جب کہ وہ ان لیگل ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ مشکلات جو ہے وہ سب سے پہلے. اس کے بعد کام کی بات کریں, ورک کی بات کریں, تو وہ ناممکن ہے. اور ناممکن اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں تو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کھیتی باڑی کا بھی, ادھر ادھر دکانوں پہ بھی کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ جب تک آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کو جا رہا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ لیگل نہیں ہے تو آپ لیگلی طور پہ کام بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے ان لیگل کام کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان لیگل کام ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہوتا تھا, لیکن آپ کھیتی باڑی کا بھی اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو لیگل ڈاکومنٹس جو ہے وہ لازمی چاہیے, وہ ضروری ہے. تو ان کے لیے پاکستان سے وہ چلے تو مشکلات اٹھا کے آ رہے ہیں, جب گریس پہنچ رہے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے وہ مشکلات جو ہے وہ ان کے سامنے.
ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि देखें, अगर अब उन्होंने खेती बाड़ी के लिए भी रहना है तो अगर उनके पास पेपर्स नहीं है तो वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ जी पर मसला ये है कि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारा एक आम इंसान है, एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसको नहीं पता, उसको जो लोग लेके जा रहे हैं, जो डंकी लगवा रहे हैं, जो क्या कहते हैं एजेंट्स हैं, वो उनको गलत पिक्चर दे रहे हैं। आप वहां पर रहते हैं, आप इन लोगों के साथ मिलते हैं, आपको उनके हालात का पता है। जिस तरह हमारे इस टॉपिक का, आज का जो हमारा सेशन है, इसके टॉपिक का एक हिस्सा ये भी है कि जो मीडिया है उसका क्या रोल है। जब हम पाकिस्तान में मीडिया की बात करते हैं तो हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सुनने को नहीं मिलता कि अगर अब आप ग्रीस जाएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। अब चूंकि वो जी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती तो एक पाकिस्तानी है, उसके जहन में होता है कि चलो मैं किसी तरह अगर पहुंच जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं काम कर लूंगा। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का इसमें क्या रोल है? किस तरह मीडिया इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है कि लोगों को पता चले कि नहीं, एक्चुअल हकीकत ये है, जो हमें नहीं बताया जा रहा, जो हमसे छुपाया जा रहा है वो ये है, ताकि उनमें ये शऊर पैदा हो कि अगर मैंने जाना है तो मैंने सही तरीके से जाना है। अब देखिए 1.3 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और ये आपने एक जनरल बात की है, उसमें जी हो मैंने सकता है जनरल बात की, सिर्फ, बिल्कुल। और जी उसमें बिल्कुल। ये नहीं है कि वो यहाँ से तुर्की पहुंच गए 2 दिन में। वो बाज उन्होंने पैदल जाना है, रास्ते में हो सकता है बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता उनकी मौत वाकया हो जाए, कई मुश्किलात आती हैं उसके। बहुत से ऐसे वाकयात हुए, बहुत से वाकयात सुने। देखें, मैं ये कुछ दिन पहले की बात है, हमें एक खबर यहाँ पे मौसूल हुई थी कि तुर्की से समुद्री रास्ते 3 कश्तियां जो है वो जा रही थी। अच्छा, हुआ ये कि वो तीनों को हादसा हुआ है, उनमें से 120 से ज्यादा अफराद की अमवात हो चुकी हैं और अभी कुछ लोग जो हैं वो नहीं मिले। अब उसके बाद का कंफर्म नहीं है, लेकिन लास्ट जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची थी, उसके मुताबिक ये था कि 120 लोगों की डेड बॉडी जो है वो निकाली है। उनमें डिफरेंट कंट्री के लोग मौजूद थे, उनमें पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेश के भी थे, उनमें सीरियन भी थे, दीगर कम्युनिटीज के लोग जो है, दीगर ममालिक के लोग जो है वो भी मौजूद थे। अब देखिए, 120 अफराद जो है वो मौत के आगोश में चले गए। आपने बिल्कुल ठीक है। आज से 10 साल, 15-20 साल पहले जो सिचुएशन थी कि अगर पाकिस्तान से लोग इलीगली जा रहे थे, इंडिया से जा रहे थे, श्रीलंका से जा रहे थे, तो सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। लेकिन इस जी वक्त बिल्कुल। आपको भी पता है कि यूरोप में जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके वो बहुत ज्यादा इस चीज पे काम कर रहे हैं। और अगर बहुत हम ज्यादा। ग्रीस की बात करते हैं तो जिस तरह आपसे बाद में पहले भी जिक्र हुआ था कि वहाँ की जो पहले गवर्नमेंट थी वो, उनका रवैया जो था इलीगल माइग्रेंट की तरफ और था। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है, डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज डिफरेंट है, पॉलिसीज बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर वो इसको हम यही कह सकते हैं ना कि वो इलीगल्स पे अगर क्रैक डाउन कर रही हैं, वो देख रही हैं कि उनके मुल्क में जो इलीगली लोग आ रहे हैं उनको वो वापस भेज रहे हैं, तो इन लोगों की तो फिर जिंदगी का ये बहुत बड़ा लॉस है ना, कि एक तरफ उनसे पैसा भी जाया हो गया, दूसरी तरफ वो इलीगली अगर उनको डिपोर्ट कर रहे हैं तो वो वापस भी नहीं जा सकते। तो वहां पर अब जो पहुंच गया है, छुप के काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी कैसे, वो कैसे जिंदगी गुजारेगा? आप उस पाकिस्तानी को क्या कहेंगे कि अगर वो ऐसा डिसीजन फिर भी लेने को है कि नहीं मैं आ जाऊंगा, मैं छुप के काम कर लूंगा, तो आप उसको क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे कि यहाँ पर अब आपके पास आगे इलीगल तरीके से रहकर काम करने के चांसेस बहुत कम है? देखिए, जहाँ पे आपने पाकिस्तानी मीडिया के किरदार के ऊपर बात की थी, तो मैं थोड़ा सा वो आपको बता दूं। यहाँ पे काफी टीवी चैनल मौजूद हैं ग्रीस के अंदर भी। और होता यह है कि उनके जब वो ब्यूरो चीफ या कुछ बड़े आते हैं ना, तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमें अच्छा सा इशाया मिले, हमें वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, एयरपोर्ट के ऊपर कम से कम 200 बंदा हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हो। क्योंकि ग्रीस की एक समझ लें कि एक अच्छापन है इस कम्युनिटी के अंदर कि मेहमान नवाजी जो है ये ग्रीस के लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये जितने भी दीगर कंट्रीज से लोग आते हैं, अगले यूरोप से लोग आते हैं, तो वो ग्रीस आके यही बात करते हैं कि जितना प्यार हमें
ग्रीस से मिला है, वो हमें दीगर यूरोपीय ममालिक से नहीं मिला। तो मैं इस पे एक बात कहूंगा, यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बड़े बड़े वीआईपी लोग आए हैं, और होता ये है कि बस उनको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। देखिए, अगर आप लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, अगर आप पाकिस्तान से या यूरोप से कहीं से भी आप आ रहे हैं, आपको पता है कि ग्रीस यूरोप का सबसे बहुत एक अहम मुल्क है, छोटा है, अहम है और एक गरीब मुल्क है। तो कम से कम आप यहाँ पे आके एक आधा सेमिनार करें, लोगों को अवेयरनेस दें, अपने जो आपके नुमाइंदगान हैं आप उनको कहें, उनको बताएं कि यार प्लीज आप जो है कोशिश करें, इस पे फोकस करें, और आप ये वाले प्रोग्राम जो है उन पे ज्यादा तरजीह दें, ना कि आप वो प्रोग्राम करें जी फलां चौधरी ने शाया दे दिया है, फलां खान साहब ने ये कर दिया है, फलां खान साहब ने वो कर दिया है। एक्चुअली बाखुदा मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल हकीकत कर रहा हूँ। मैंने जो अपना टीवी चैनल बनाया था, मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो मैंने अपना जाती टीवी चैनल बनाया था, तो मैंने जो मेरा मकसद था वो ये था कि मैं अगर किसी गरीब की आवाज बन सकता हूँ तो मेरे लिए ये एजाज की बात है, और मेरी कोशिश है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में नुमाइंदे मौजूद हैं, और मेरी उनको मैं यही कहता हूँ कि यार प्लीज खुदा के लिए बाहर निकलें, उन गरीबों के हालात अपनी गवर्नमेंट को बताएं, जहां तक कोई पहुंच नहीं पाया, कोशिश करें कि आप लोग पहुंचे। मेरी तो ये कोशिश है, और ग्रीस के अंदर कोशिश यही होती है जितना ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस का काम हम लोग कर सकें। ये कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने 2 इवेंट किए हैं, इसी सिलसिले में किए हैं, और जो अनलीगल आते हैं उस हवाले से हम लोगों ने यहाँ पे बताया है। और एक दो चीजें और भी हैं, एक्चुअली वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। चलो आज इसी बहाने वो भी हमारी पाकिस्तानी कौम तक वो भी पहुंच जाएंगी। तो होता यह है कि यहाँ पे हमारे कुछ लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया था, यहाँ पे कुछ एक दो सियासी जमातें थी उनकी तरफ से। तो उस हवाले से हम लोगों ने उस दिन एक सेमिनार किया था और ये अवेयरनेस दी थी कि हम लोग यहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं, ना कि हम लोग आप लोगों के ये जुल्म और सितम सहने के लिए आते हैं। इन ग्रीक लोगों को हम लोगों ने बताया था कि हम लोग आपके भाई हैं, आपके साथ हैं, और आपकी जो समझ लें कि खेती बाड़ी का काम है वो पाकिस्तानियों ने और इंडियन ज्यादा 2 कम्युनिटी हैं जिन्होंने इस वक्त वो सहारा दिया हुआ है। तो खुदा के लेकिन लिए कोशिश कर। जी जी सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, आपने बिल्कुल सही बात की है, जिसको एक्सप्लॉयटेशन का भी आपने पॉइंट उठाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रीजन क्या है? देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई इलीगली चला गया है, उसको अगर कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो डेफिनेटली वो कहीं शिकायत लेके नहीं जाएगा, इसी डर से कि जी मैं जो बिल्कुल हूँ वो क्या कहते हैं डिपोर्ट ना हो जाऊं। जब जिस तरह आपकी अपनी एग्जांपल है, वहां पर आप लीगल हैं, ठीक है, आपके पास पूरे राइट्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके साथ ज्यादती करेगा तो आप आराम से पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, आप जी किसी बिल्कुल जा मिनिस्ट्री में जा सकते सकते हैं, अपनी शिकायत करेंगे। लेकिन एक हैं ऐसा बिल्कुल पाकिस्तानी जो छुप के गया है, इतना पैसा लगा के गया है, छुप के काम कर रहा है, अगर उसका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर किसी किस्म का भी फिजिकल या इमोशनल अब्यूज उसको शिकार कर रहा है, तो वो नहीं शिकायत लेके जाएगा। यही चीज हम लोगों को बिल्कुल। बताना चाहते हैं कि और देखिए जी, यहाँ अगर जी सॉरी टू सॉरी मैं इंटरप्ट। आपकी यहाँ पे बात काट रहा हूँ, एक एक मिनट थोड़ी। अगर वो बंदा शिकायत लेकर कहीं जाता भी है ना, क्योंकि वो अनलीगल है, ठीक है, वो अनलीगल है, जैसे वो शिकायत लेके जाएगा पुलिस ने सबसे पहले उसको गिरफ्तार करना है। उसको कहना है कि सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तेरे पास राइट्स क्या है, आप वहां पे काम कर रहे हो। हाँ, यही तो चीज है ना। देखिए, अगर वो पहले तो वो शिकायत लेके 99% जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको इसी चीज का जी डर होता है कि हमें पुलिस ना पकड़ ले। अब डेफिनेटली जी अगर उन्होंने कोई शिकायत की या किसी के पास गए हैं, तो चूंकि वो प्रॉपर चैनल से नहीं है, लीगल तरीके से नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो पकड़े जाएंगे, उनको जेल में बंद करेंगे, उन पे केस चलेगा और वो डिपोर्ट हो जाएंगे। एट द जी एंड ऑफ द डे नुकसान उसी एक बेचारे 21-22 साल के नौजवान का है, जो अपने बिल्कुल घर ऐसा। वालों की चीजें बेच के इतनी तकलीफ उठा के इतनी दूर गया, 1-1.5 साल उसने छुप के काम करने की कोशिश की, एंड रिजल्ट क्या हुआ कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया। रिपोर्ट तो कर दिया गया, बिल्कुल ये ऐसा। सिचुएशन हम पाकिस्तानियों को यहाँ पर इसलिए बताना चाहते हैं कि सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, सिचुएशन बहुत सीरियस है। बहुत यहाँ से डिफरेंट अगर है, बहुत डिफरेंट है।
یہ ہی انہوں نے ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں جس طرح آپ وہاں پر پریس کلب کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں, تو جی ڈیفینیٹلی آپ لوگ میڈیا میں کام کر رہے ہیں, تو آپ انفارمیشن کے لیے لوگوں کے لیے کرتے ہوں گے کہ لوگوں تک کو جی انفارمیشن جائے. بالکل تو بالکل بالکل کرتے ہیں. آپ کو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سا میڈیم ہے جس پہ زیادہ کام کیا جائے تو پاکستانی عوام تک جو ہے اصل صورتحال زیادہ اچھے طریقے سے جائے گی؟ وہ الیکٹرانک میڈیا آپ کو لگتا ہے, سوشل میڈیا ہیلو. کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ریچ بہت زیادہ ہے. سوری, آپ کو میری آواز آ دیکھیے رہی ہے؟ جی جی آپ آ رہی ہے. دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اویئرنیس جو ہے, اگر ہمارا پاکستان میں جو ہمارے الیکٹرانکس میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, یا اپنا سوشل میڈیا ہے, یہ اگر ہم لوگ وہاں پہ اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے ہر اضلاع کے اندر, یعنی کہ جیسے کہ پاکستان میں ڈی سی او موجود ہیں, اس کے علاوہ ہر تحصیل کے اندر سرکاری دفاتر ہیں, یہ چیزیں اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر پاکستان سے ان کو شروع کیا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کافی کمی جو ہے وہ آئے گی. اور لوگ جو ہیں ان کو اگر اویئرنیس دی جائے کہ آپ لوگ لیگل طریقے سے وہاں پہ جائیں, تو میرا خیال ہے لوگ جو ہیں وہ ضرور اس پہ آئیں گے. نہیں, یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. جس طرح میں نے اسٹارٹ میں آپ سے ذکر کیا تھا اور ناظرین کو بھی بتایا تھا کہ مائیگرینٹ ریسورس سینٹر کا بیسک مقصد ہی قیام کا یہی ہے کہ ملک میں لوگوں تک اویئرنیس لے کے جی پھیلائی جائے, ان کو بتایا جائے. اسی مقصد کے تحت دیکھیے اس وقت دیکھیں پنجاب میں اس وقت اور ماشاء اللہ آپ لوگ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. حالانکہ یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو موجودہ گورنمنٹ ہے, یا اس سے جو پہلے گورنمنٹ تھی, یہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسٹیپ اٹھاتے اور اس میں بڑھ چڑھ کے آگے آتے. یہ گورنمنٹ کا دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ پروسیس میں ذرا ٹائم لگتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب گریجولی لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. اسی سلسلے میں جس طرح میں نے بات کی تھی کہ اس وقت جو مائیگرینٹ ریسورس سینٹر کا میجر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور کے میں وہ اضلاع جہاں سے انلیگل مائیگریشن کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو آپ کے سامنے گجرات کی ایگزامپل ہے, گجرانوالہ کی ہے, سیالکوٹ, منڈی, بہاؤدرین, جہلم. یہ وہ اضلاع ہیں جہاں سے, فیصل آباد کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں, کہ جہاں سے انلیگلی جانے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ جب ہم آن گراؤنڈ جا کے کام کرتے ہیں, ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, صرف ایک ہی وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ان کو مس انفارم کیا جاتا ہے. ان کو ایک بڑی پیاری سی پکچر دکھائی جاتی ہے کہ بس جی کوئی فرق بالکل ایسے ہی. نہیں پڑتا, آپ بس پہنچ جاؤ, اس کے بعد وہاں کی زندگی آسان ہی آسان ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے ہمارے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی جس میں وہ نوجوان جو ہے وہ کسی گاؤں میں کام کر رہا ہے, اور وہاں پر وہ اس کی زندگی اتنی مشکل ہے, لیکن وہ شرمندگی کے وجہ سے اپنے گھر والوں کو پیچھے نہیں بتا رہا. تو اس کا بھی ایک ایسے ہی رانگ بالکل. امپیکٹ جاتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ پہنچ گیا ہے, میرا بھائی, میرا ہسبینڈ یا میرے والد صاحب وہاں مسائل کو نہیں بتا رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر سب کچھ صحیح ہے. تو میرے خیال سے وہاں پر جو جی پاکستانی ڈائسپورا وہاں پر ہے, ان کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو انفارم کریں. جب وہ انفارم نہیں کرتے, اس کا امیج غلط جاتا ہے. امیج یہ جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فائن. اس کی وجہ سے جو پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح چلے جائیں. اگر جس طرح آپ کا چونکہ ریفیوجی جو ہیں سینٹرز بنے ہوتے ہیں, وہاں جانے کا بھی آپ کا اتفاق ہوتا ہے. جی اگر میں جنرل جاب کرتا رہا ہوں, میں جی جاب کرتا رہا ہوں, ابھی جی بھی جی کر رہا ہوں. جی, تو اگر میں پوچھوں کہ ان جنرل جو پاکستانی ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں یا وہاں پر چھپ کے کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ وہ لیگل طریقے سے آ سکتے تھے تو وہ یہ اقدام اٹھاتے, یا وہ اپنے اس فیصلے سے خوش ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم تکلیف میں بھی ہیں تو ہم چلا رہے ہیں, یا ان کی سوچ میں فرق آیا کہ نہیں جو ہم نے ڈیسیجن لیا تھا وہ غلط تھا, ہمیں صحیح طریقے سے آنا تھا, یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں جن سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بس
गलती की है, इतना पैसा भी लगा दिया है। अब बहुत से लोग तो इस वजह से वापस भी जा चुके हैं और कुछ जा भी रहे हैं। यानी कि ये सिचुएशन बनी है क्योंकि उनको वो अनलीगल होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती और यहाँ पे उनको मुश्किलात जो है वो उनके सामने है। और जो जैसा आपने वो पहले बात की थी कि इससे आज से 10-12 साल 15 साल पहले जो लोग आते थे वो उन लोगों को फिर भी कुछ ना कुछ सहूलतें वो मिलती थी, वो अनलीगल काम भी कर रहे होते थे, उनको इतनी वो नहीं होती थी। लेकिन अब जो इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसने बेइंतहा यानी कि क्रैकडाउन जो है वो किया हुआ है और इसके ऊपर वो उनका फोकस है। और इस गवर्नमेंट ने जो जब इलेक्ट होके आई थी तो इनका जो मेन मंशूर था वो यही था कि हम लोग अनलीगल इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क से बाहर निकालेंगे। तो तो जाहिर पाकिस्तानी बात है। मीडिया, सॉरी टू इंटरप्ट, जी। जो पाकिस्तानी मीडिया, देखिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, आप इसी फील्ड से हैं, जी। आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और जी। सारा कुछ है। तो हमारा मीडिया इस न्यूज को पाकिस्तानियों तक कितना लेके आ रहा है, क्या इस पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा, और किस तरह इसको सामने लाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। जब पॉलिसी चेंज होगी तो देखिए जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी आ रही है। अच्छा, इसमें हाँ जी देखिए जी, मीडिया का किरदार तो होना चाहिए था लेकिन वो ना होने के बराबर है। ये चीज बतानी चाहिए थी लेकिन नहीं बताई गई। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है, जो कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का वाहिद एक ही इदारा है जिसको हम सफारत खाना पाकिस्तान बोलते हैं, इसमें उनको भी चाहिए था कि वो लोग भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस मुतालिक कुछ ना कुछ लिखते, कुछ ना कुछ बताते और वहां पे कुछ सेमिनार पाकिस्तान में ये सेमिनार करवाते। तो मेरे ख्याल में काफी इसमें ये चीजें जो है वो उसमें काफी वो मिल जाना था, रिस्पॉन्स मिल जाना था, लेकिन नहीं मिल पाया, कुछ नहीं हुआ। मैं कहता लेकिन हूँ कि देखिए ना ना, होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। हाँ, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि काम कम है, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। देखें जिस तरह आपका चैनल है वो मसाइल को जी। सामने लेके आता है, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वहां पर, यूरोप में है, स्पेशली ग्रीस में है, जो काम ही इस सिलसिले में कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी वहां रहते हैं उनके मसाइल को हाईलाइट किया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये जी। पैदा होता है कि एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप स्टोरी सामने लेके आएंगे कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? क्या आपको लगता है कि आप उसको वीडियो फॉर्म में अगर उसको बना के लोगों के साथ शेयर करेंगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, आप रिपोर्टिंग उस पर करेंगे उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, या आप किसी चैनल के जरिए उसको लेकर आएंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? देखिए, यहाँ पे माशाल्लाह मेरे दोस्त, काफी दोस्त हैं जो कि काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। कुछ की वीडियोस मैंने आपसे शेयर भी की हैं और कुछ वीडियोस भी मैंने आपको बना के भेजी थी और उनके जो तासरात थे वो भी आप तक पहुंचाए हैं। तो देखिए, हमारी कोशिश है और हम कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है वो उसकी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती या हमारे किसी भी इदारे की होती तो इससे ज्यादा कोशिश की जा सकती थी। लेकिन जितना वो कहते हैं ना कि जितना हम कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे अपना घर भी देखना है, अपनी जॉब भी देखनी है और ये सारी चीजें देखनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना तो कोई तनख्वाह ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह की रजा और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पे ग्रीस, देखिए ये भी हमारा मुल्क है जहाँ पे हम खाते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हमारा समझ लें कि दूसरा घर है। और हम लोगों को जो हमसे हो सकता है, मेरे माशाल्लाह काफी दोस्त इस पे वर्क कर रहे हैं। कुछ की वीडियोस मैंने आपसे शेयर भी की हैं, वो आपने भी देखी होंगी। और इंशाल्लाह मजीद भी हमारी कोशिश जो है वो जारी है। और दूसरा एक चीज और कि मैंने जब अपना चैनल बनाया था, मेरे चैनल बनाने का जो मकसद था वो यही था कि मैं अपने चैनल को सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूं कि मैं अवेयरनेस दूं। देखिए, एक उस वक्त जिस वक्त मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था उस वक्त यहाँ पे हालात बहुत खराब थे।
तो अब तो माशाल्लाह काफी बेहतर है, काम के हवाले से काफी बेहतर है। लेकिन अनलीगल जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए काफी मुश्किलात जो है वो आ रही हैं। पर रह रहे हैं, तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं, एक इलीगली वहां पर गया है, उसको रिहाइश के लिए मसला होगा, वो कैश में उसको हर चीज लेनी पड़ेगी, वो कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, वो बीमार हो गया है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, उसके पास बिल्कुल नहीं कोई जा सकता। सिक्योरिटी नहीं है, उसको काम नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाएगा तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। उससे जो काम ले रहे हैं जी उनकी मर्जी है, उसको जितना दें और जितना दें, उसको मुसलसल एक खौफ की जिंदगी में रहना पड़ेगा। वो अब आजादी के साथ घूम फिर नहीं सकेगा। उसके बिल्कुल ऐसे ही है। ऑपोजिट एक पाकिस्तानी जिस तरह आप हैं, वहां पर लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि लीगल होने की वजह से आपको क्या बेनिफिट है, और अगर आप इलीगली होते तो आपकी जिंदगी कितनी मुश्किलात देखिए का जी, शिकार होती। जो बंदा लीगल है उसको तो माशाल्लाह काफी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर खुदा न खास्ता जैसे आप कह रही हैं वो बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल की तमाम सहूलतें जो है वो दी जाती है। अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो वो लीगली तरीके के साथ वो उस पे वो अपनी कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई वो करवा सकता है। जो मेरा भाई अनलीगल है, देखें अगर उसको खुदा न खास्ता कुछ कुछ भी प्रॉब्लम होगी है, वो हॉस्पिटल अगर उसको लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले सबसे पहले ये सवाल करते हैं, यहाँ पे एक एक पेपर मिलता है उसको कहते हैं आम का। वो सबसे पहला सवाल उनका ये होता है जी कि इसका आम का दे। जबकि उस बंदे के पास वो नहीं होता तो वो डॉक्टर जो है वो पाबंद है, वो उसका इलाज नहीं करेगा। अगर इंसानी लिहाज से देखा जाए तो उसका फर्ज बनता है कि वो इलाज करे। अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो वो कभी भी इलाज जो है वो नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितनी कितनी स्वीयर किस्म की सिचुएशन का वो शिकार हो सकते हैं, क्योंकि देखें जी बिल्कुल। सेहत के साथ बीमारी भी है, हर चीज भी है। बिल्कुल है। तो आप बिल्कुल एक ऐसे ही इलाज नहीं करवा सकते। आपको एक ऐसा मुल्क है जहां पर इतनी ठंड है, अगर आप इलीगली गए हुए हैं, आप चुपके किसी का गांव में किसी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास तो हीटिंग की भी सहूलत नहीं होगी। एक ऐसे ही एक बात देखिए है जी। ना, तो आपकी जिंदगी तो जी मुश्किल हो गई मजीद से मजीद। जी फिर सबसे बड़ी बात, जी आप आजाद है ना, ट्रैवल नहीं कर सकते, आप मिलने के लिए अपनी फैमिली को वापस नहीं आ सकते। जी। देखिए मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज से कुछ अर्सा कबल यहाँ पे एक जजीरा है करीती। तो वहां से हमें फोन आया, हमें बताया गया जी कि एक लड़का है, वो काफी सीरियस हालत में है, और उसको जो है वो एथेंस में यहाँ पे हमारे करीब ही एक हॉस्पिटल था तो वहां पे लेके आए। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फोन किया, कहता है यार आप लोग तो वहां पे रहते हैं तो कोशिश करें वहां पे जाएं और वहां पे जाके उसकी ना वो सूरत हाल देखें। गालबन वो वीडियोस मेरे पास अभी भी पड़ी होगी, मैंने उस वक्त उस बच्चे का इंटरव्यू लिया था। और मैं गया भी, मेरा जो मकसद था जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि मेरा मकसद ही यही था कि मैं हर उस इंसान की आवाज बनूं। और कोशिश की थी उस वक्त जो हमारे यहाँ पे मौजूदा एम्बेसडर थे, वो वीडियोस मैंने बनाई, मैंने उसका वो बयान रिकॉर्ड किया, बयान रिकॉर्ड करके मैंने उनको भेजा। मैंने कहा सर ये देखें, ये हमारे मुल्क का एक एहसासा है, ठीक है अनलीगल तरीके से ये यहाँ पे आया है, तो अब क्या किया जा सकता है। तो उस वक्त के जो एम्बेसडर थे वो उन्होंने मेरे से राब्ता किया और वो मेरे साथ हॉस्पिटल गए। हम लोगों ने वहां पे बात की, डॉक्टर से बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम लोगों ने यानी कि बामुश्किल ऑपरेशन करवाया। लेकिन देखिए उसमें भी हम लोगों को वो सफारतखाना पाकिस्तान को डालना पड़ा, उसके बगैर कभी भी वो नहीं हो सकता था। देखिए उसका ये पूरा जो पेट है उसका वो पेट चाक किया गया, और जो उसको वो प्रॉब्लम थी तो उसका वो हल निकाला गया, और उसके 3 ऑपरेशन किए गए थे। और उसका कुछ परसेंट कुछ हम लोगों ने जमा किया, जो दोस्त थे करीब तरीन, वो हम लोगों ने वहां पे मेडिसिन के मद में और इस तरह की चीजों में वो वहां पे जमा करवाए। कुछ सहारा थाना पाकिस्तान ने हेल्प की। तो इस तरह करके उस लड़के का हम लोगों ने वो ऑपरेट करवाया और वो सारा सिस्टम। देखिए अब हर बंदा जो है ये काम नहीं कर सकता, और ना ही अब वो अम्बेसडर साहब हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़ा वर्क किया था उन दिनों में। तो अब तो कुछ चीज वो आपको नजर भी पॉइंट नहीं आती।
نہیں آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے نا. دیکھیں اگر وہ لیگلی ہوتا اس کو ایسا کوئی جی مسئلے بالکل کا بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہ انلیگلی تھا, اس کا علاج ہوا, اس کے بعد اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, جی اب تو بالکل. دیکھیں زندگی, دیکھیں اس کی زندگی تو نہیں ہوئی نا, کہ اتنی مشکلات جی گزار کے سارا کچھ کر کے آپ کے پاس سب سے بڑی چیز ہم سوری اس میں کو ایک. سوری میں یہاں پہ آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے. مجھے جو ہمارے صدر ہیں پریس کلب کے, خالد مغل صاحب, انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے ایک بندے کا ڈیٹا بھیجا کہ یہ بندہ فلاں ہاسپٹل میں زیر علاج ہے, اور کوشش کریں کہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں, اس سے ملیں. اور کیونکہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان جانا چاہ رہا ہوں, اور اس کو کینسر, آپ کو پتہ ہے کہ کینسر ایک لا جان علاج لے. مرض, ہاں جان لیوا ہے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو ظاہری بات ہے ڈاکٹروں نے مجھے نہیں ملنے دیا. ڈاکٹر سے میری بات ہوئی اور ڈاکٹر نے یہی کہا جی کہ یہ پاکستان نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس بہت کم ٹائم ہے. اور غالباً ہفتے کا دن تھا, اور دوسرے دن اس بندے کا پتہ چلا جی کہ وہ بندہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ بندہ وفات پا گیا ہے. ہیلو ہیلو سوری, آئی ایم سوری, ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جو ہے میرے اینڈ سے ڈراپ ہو گیا تھا. تو جی آپ بتا رہے تھے کہ وہ پاکستان واپس جانا چاہتا تھا. جی وہ پاکستان واپس جانا چاہ رہا تھا, لیکن ایکچولی ہوا یہ کہ وہ اس بیچارے کی دوسرے دن ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھ لیں, اور دیکھیں اس کی جو پاکستان واپسی تھی اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک اویئرنیس کے طور پہ ایک اشتہار بھی دیا تھا. اگر کوئی دوست اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ اس ہاسپٹل میں ہے, اس کا نمبر مینشن کیا ہم لوگوں نے, اور وہ یعنی کہ ساری ڈیٹیل ہم لوگوں نے اس کی اس پہ وہ لگائی تھی. اس تو ساری سے سوری ٹو انٹرپٹ, جی نتیجہ اکثر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر لیگل نہیں ہو تو پھر آپ کے ساتھ اگر کوئی ہیلپ کرے گا تو ایز اے چیریٹی کرے گا, آپ کے رائٹس نہیں جی ہوں گے. بالکل جی اور بالکل یہ وہ بالکل ایسے زندگی نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ہو کہ اس کو اس طرح وہ زندگی گزارے. ہمارا چونکہ سیشن کے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں لوگوں نے جوائن کیا جن کی میں بہت شکر گزار ہوں. سیشن کا ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کی سروسز کے بارے میں یا جاوید بلوچ صاحب سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو آپ کمنٹس میں سے پوچھ سکتے ہیں, جی اور ہم بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا جواب دیں گے. اگر کسی کا انشاءاللہ. کوئی سوال ہو, گریس سے لے کر سوال ہو, اگر کسی کو کسی قسم کی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے شیئر کریں, آپ ہم سے پوچھیں اور ہم اس کا جواب دیں گے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کو کسی طرح کی بھی انفارمیشن چاہیے یا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں لیگلی جانا چاہتا ہوں, میں یورپ لیگلی جانا چاہتا ہوں, میں کسی اور ملک لیگلی جانا چاہتا ہوں, مجھے طریقہ نہیں معلوم اس کا طریقہ کیا ہے, تو آپ ہماری ہاٹ لائن پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ہاٹ لائن نمبر جو ہے وہ ہے 0304111223. میں اس کو ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دوں, 0304111223. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیں ہاٹ لائن پہ کال کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ ہمیں میسنجر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن میں یہی ریکویسٹ کروں گی اپنی جانب سے, اور مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا بھی میسج یہی ہے کہ آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں آپ ضرور جائیں, لیکن لیگل پیتھ وے کو فالو کریں. ابھی اگر آپ نے یہ سیشن جن لوگوں نے سنا ہے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر آپ انلیگلی گئے ہیں, وہاں جا کے آپ کو کوئی مشکل ہوئی ہے, تو اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جو کہ انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا اس کے دل میں درد دل موجود ہے انسانیت کے لیے, تو دین یو ہیو نو اسکیپ. آپ کو خدا جانے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے, یہ زندگی بالکل ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کل کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیجن جس میں آپ نے ڈھیر سارا پیسہ بھی لگانا ہے, اپنے پیاروں کو بھی پیچھے چھوڑنا ہے, تو اس کو صحیح طریقے سے لیں. تو اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ جاوید بلوچ صاحب جو ہے سیشن کے اختتام پر کوئی پیغام پاکستانیوں کو دینا چاہیں تو وہ ضرور شیئر کریں, اور پھر ہم اس سیشن کا اختتام کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جی میرا پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں لیگل طریقے کے ساتھ آئیں اور اپنی زندگی بچائیں, اپنے خاندان کی زندگی بچائیں. دیکھیں ایک فرد اگر پاکستان سے نکلتا ہے
وہ ڈینگی کے ذریعے راستے میں خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بھی پاکستان نہیں جاتی، تو اس کا پورا خاندان، اس کا پورا گھر وہ سمجھ لے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اس کی جو ماں ہوتی ہے یا اس کا جو باپ ہوتا ہے یا اس کی بہن ہے یا اس کا جو بھائی ہے، اس کی نظریں ہمیشہ اس کے انتظار میں رہتی ہیں، اور ان کی جو زندگی یا ان کی جو لائف اس وقت گزر رہی ہوتی ہے. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا، خدا کے لیے کوشش کریں، لیگل وے جو ہے اس کو یوز کریں، لیگل طریقے کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ ویزا لے کے جس ملک میں بھی آپ جائیں، جس کنٹری میں بھی جائیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کو 50,000 یا 1 لاکھ روپے زیادہ بھی لگانا پڑتا ہے، خدا کے لیے جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. کوشش کریں کہ لیگل طریقے کے ساتھ اور لیگل، میرا تو یہی ہے. اور ہاں ایک چیز اور اپنے ملک کا نام جو ہے، اگر آپ ان لیگل آتے ہیں تو آپ کے ملک کا نام جو ہے وہ بھی وہ کچھ اچھے الفاظ میں نہیں لکھا یا گنا جاتا. تو اپنے ملک کا جو ہے اس کا بھی خیال کریں. جی پاکستان آپ نے زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. آپ تھینک نے یو. بڑا اچھا جو ہے وہ میسج شیئر کیا، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جب میں ملک سے باہر ہوں گی، آپ ملک سے باہر ہوں گے، میں شازیہ نہیں ہوں، آپ جاوید نہیں ہیں، ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بھی صحیح اپنے ہے. مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا. میں امید کرتی ہوں کہ یہ انفارمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کے لیے کارآمد ہوگی. اس کے ساتھ ہم آج کے اس لائیو سیشن کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ تھینک یو. حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.